नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की ओर से आयोजित ऑनलाइन कक्षा में कक्षा सप्तमी के सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। इससे पहले के वीडियो में हमने सामाजिक का पाठ 1 पढ़ा था। अभी हम पाठ 2 नए राजा उनके राज्य ये पढ़ रहे हैं। इस नए राजा और उनके राज्य में पहले हमने नए राज्यों का स्थापना कैसे होती है, उनकी शासन व्यवस्था कैसे चलती है, इसके बारे में समझने का प्रयास किया था। आज हम इस पाठ योजना में ये समझेंगे कि कोई राजा युद्ध क्यों करता था और एक दक्षिण भारत में चोल राज्य की स्थापना कैसे हुई, इसके बारे में हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी भैया बहन ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो ज़रूर समझ में आएगी। आपको ये तो ध्यान होगा कि हर एक शासक जो राजा होता है उसका राज्य निश्चित होता है, उसका सीमांकन होता है। राज्य यहाँ से यहाँ तक उसकी राज्य की सीमा है, ये सब राज्यों के अंदर होता है। फिर वो राजा अपने राज्य का विस्तार करना चाहता है, राज्य को बढ़ाना चाहता है और उसको बढ़ाने के लिए 2 उद्देश्य है कि उसको अधिकतम धन मिले, दूसरा उसकी ताकत भी बढ़े, सामर्थ्य भी बढ़े। इतने बड़े भूभाग पर रहेगा तो सारी भूस्वामी का संपत्ति का मालिक वो होगा और इतने सारे जन समुदाय उसके सहयोगी बनेंगे। इसलिए राजा हमेशा दूसरे राज्यों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए युद्ध करते थे और युद्ध से उनको बहुत सारी धन संपदा भी मिलती थी और बहुत बड़ी सैन्य शक्ति भी बढ़ती थी। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, उत्तर भारत में कन्नौज एक राज्य था। उस कन्नौज राज्य में प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, इस वंश के शासकों का समय समय पर शासन होता रहता था। कभी गुर्जर प्रतिहार का शासन रहा तो उनको हरा कर राष्ट्रकूट आ गए, तो राष्ट्रकूटों को हरा करके पाल वंश के शासक बन गए। इस प्रकार कन्नौज में 3 लोगों का शासन बदलता रहता था और लंबे समय तक ये संघर्ष चला, लड़ाइयाँ चली। इसलिए इतिहासकारों ने इस संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष का नाम दिया। इन 3 पक्ष थे। एक पक्ष था गुर्जर प्रतिहार के, दूसरा था राष्ट्रकूट राजवंश का और तीसरा था पाल वंश के राजवंश। तो इस प्रकार 3 गुट आपस में संघर्ष कर रहे थे, इसलिए उसको त्रिपक्षीय संघर्ष रखा गया। ये जितने भी शासक थे, कोई दूसरे राज्य को जीत कर अपने नियंत्रण में किया तो अपने शक्ति का, अपने ताकत का, अपने धन का प्रदर्शन करने के लिए वो बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करते थे। हर राजा जो है बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाता था और वो उसकी प्रतिष्ठा का और वो प्रतीक था। तो दूसरा जो राजा था उसके राज्य पर आक्रमण करता था तो सबसे पहले मंदिर उसके निशाने पर होते थे, क्योंकि मंदिर उसकी अस्मिता का, प्रतिष्ठा का, वैभव का प्रतीक होता था। तो मंदिर से धन लूटना और उसकी ख्याति को कमज़ोर करना, ये युद्ध के अंदर परंपरा रहती थी। अभी हम एक हमारे पश्चिम दिशा में अफगानिस्तान देश है, उसमें एक गजनी स्थान है। वहाँ का एक शासक था सुल्तान महमूद गजनी। अभी ये सुल्तान जो शब्द है ये अरबी भाषा का शब्द है, जिसको हम शासक बोल सकते हैं, राजा बोल सकते हैं। तो ये महमूद गजनी था, उसने 997 से 1030 तक गजनी में अपना राज्य किया और उस राज्य करते समय उसने अपने राज्य का विस्तार किया। एशिया महाद्वीप के मध्य एशिया में ईरान, इराक, वहाँ तक उसने विस्तार किया। फिर एशिया के दक्षिण में ये जो भारत उपमहाद्वीप है, यहाँ पर भी उसने अपने उत्तर पश्चिम दिशा में आक्रमण किए। उत्तर महाद्वीप के उत्तर पश्चिम दिशा से ये सिंध से, इधर से भारत में आकर के उसने आक्रमण प्रारंभ किए। और जैसा कि सभी आक्रमणकारियों का एक निशाना होता था सोमनाथ का मंदिर। तो ये जो मोहम्मद तुगलक था, मोहम्मद गजनी जो था, इसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया। भारत का ऐसा दुर्भाग्य था, हमारे आपसी फूट थी कि हम लोग मिलकर के संघर्ष नहीं करते थे, इसलिए एक राजा दूसरे राज्य को हरा देता था। तो सोमनाथ के वहाँ की जनता ने भी विरोध नहीं किया और वहाँ से इतना सोमनाथ का मंदिर में अकूट धन था, सोना चांदी था,
वो कहते हैं कि 7 दिन तक लूटता रहा, लेकिन फिर भी सोमनाथ के मंदिर से धन समाप्त नहीं हुआ। और उसका सारा जो मंदिर का जो धन था उसने ले जा करके और अपने गजनी राज्य को बहुत सारा वैभवशाली राजधानी बनाई, उसने बहुत सारा विकास किया, अपना वैभव बढ़े। तो ये एक मोहम्मद गजनी था जो सोमनाथ के मंदिर को लूट करके उसने बहुत सारे अपने और धन ले जा करके अपने राज्य का विकास किया, अपनी राजधानी को बहुत अच्छा बनाया। और उस मोहम्मद गजनी ने भारतीय उपमहाद्वीप में जितने भी उसने आक्रमण किए उसका सबका लेखा जोखा रखने के लिए एक विद्वान व्यक्ति तय किया, उसका नाम था अल बैरूनी। और उसको कहा कि तुम इस पूरे को इतिहास को लिखिए। अब अल बैरूनी को भारत के बारे में लिखना था, मोहम्मद गजनी के बारे में, तो उसको संस्कृत के विद्वानों की सहायता लेनी पड़ी, क्योंकि उसमें सब संस्कृत बोलते थे, संस्कृत ग्रंथ चलते थे। इसलिए अल बैरूनी ने उसको फारसी भाषा में अपनी पुस्तक लिखी, अरबी भाषा में। और अरबी भाषा में पुस्तक लेने के लिए पहले उसको बहुत सारे संस्कृत के विद्वानों की सहायता लेनी पड़ी, क्योंकि वो सारे संस्कृत में ग्रंथ लिखे हुए, उनको तो संस्कृत आती नहीं थी। तो उन्होंने अल बैरूनी ने एक पुस्तक लिखी, किताब उल हिंद। और किताब अल हिंद जो पुस्तक थी, जो अल बैरूनी ने लिखी थी, जिसमें मोहम्मद गजनी के आक्रमण का सारा लेखा जोखा उसने लिखा है, तो ये पुस्तक एक प्रमाणिक पुस्तक होगी। किसके लिए? इतिहासकारों के लिए। इतिहासकारों को कोई मोहम्मद गजनी के बारे में जानना था, उस पुस्तक को पढ़ करके और उससे जानकारी लेते थे। इसलिए हम कहते हैं कि किताब अल हिंद एक इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हो गई थी। तो एक ये लुटेरा मोहम्मद गजनी था। ऐसे ही हम एक राज्य की बात करते हैं, दिल्ली और अजमेर के पास में जो चाहमान वंश का राज्य था, जिसको हम क्या बोलते हैं? चौहान। चाहमान का नाम कर दिया चौहान। और इस चौहान वंश के जो राज्य था दिल्ली और अजमेर के आसपास में था। इन्होंने भी पश्चिम और पूर्व में अपने राज्य का विस्तार किया। तो चालुक्यों से और गहड़वालों से इसका बहुत बड़ा संघर्ष हुआ। चौहान वंश का चालुक्यों से और गहड़वाल से और बहुत बड़ा इनका संघर्ष हुआ और उसने उसको हरा करके अपने राज्य का विस्तार किया। इस चहमान यानी चौहान वंश में एक बहुत प्रतापी राजा हुए हैं, जिसका नाम है पृथ्वीराज तृतीय, जिसको पृथ्वीराज चौहान बोलते हैं। ये हम कह सकते हैं कि हमारे भारत में अंतिम हिंदू सम्राट था। बहुत ताकतवर था, बहुत धनुर्विद्या में निपुण था और जिसको बोलते हैं बिना देखे निशाना साधना, आवाज़ पर, ऐसी विद्या उसके अंदर निपुणता प्राप्त थी। तो वो उसने पूरे देश पर शासन किया। 1168 से 1192 तक उसका कार्यकाल था। उसके शासनकाल में और एक सुल्तान मोहम्मद गोरी ये आक्रमण करने के लिए आए भारत में। ये भी अफगान का शासक था। जैसे मोहम्मद गजनी से आया था, ऐसे ही ये मोहम्मद गोरी जो है ये भी अफगान का शासक था। इसने भारत पर आक्रमण किया और एक बार दो बार नहीं 16 बार आक्रमण किया। हर बार पृथ्वीराज चौहान उसको छोड़ देते, माफ़ कर देते। ये भारतीय संस्कृति थी। हर बार हारने के बाद में मोहम्मद गोरी घास का तिनका लेकर के और पृथ्वीराज चौहान के सामने खड़ा हो जाता कि आप मुझे माफ़ कीजिए, मैं आपकी गाय हूँ। तो राजा ने उसको माफ़ करते रहे। अंत में 1191 तक उसको माफ़ किया। 1192 में उसने बड़ी चाल करके और कुटिलता के साथ एकदम अटैक करके और पृथ्वीराज को पकड़ करके और अपने देश ले गए अफगान। वहाँ ले जाकर के उनको बहुत क्रूर अत्याचार किए, उसकी आंखें निकाल दी। लेकिन ये इसका दोस्त होता है बंदा, उन्होंने उस चंद्रवरदाई बहुत बड़ा कवि होता है, अच्छा मित्र होता है, वो जाता है वहाँ जाकर के पृथ्वीराज को आंखें अंधी कर दी जाती है। उन्होंने कहा हमारा जीवन निश्चित है, लेकिन हम इस लुटेरे को, अत्याचारी को समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि उसको शब्द भेदी बाण आते थे।
जहाँ से आवाज़ आती है वहाँ पर निशाना लगाना, बिना देखे। बहुत दूर से आवाज़ आ रही है लेकिन कितनी दूरी से वो आवाज़ है ऐसा वो आंकलन करके तीर छोड़ते थे और सीधा उसी के लगते थे। इसको बोलते हैं शब्द भेदी बाण। दशरथ ने और श्रवण के भी ऐसे ही बाण के द्वारा उनको भी ऐसे ही बाण लगा था। तो चंद्रप्रद्युम्न ने कहा कि हम इसको इस प्रकार विद्या से इसको मिटा सकते हैं। तो उन्होंने दोहा पढ़ा दरबार के अंदर। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी के तीर लगा दिया, वो गले के तीर लगा, वो खत्म हो गया। फिर दोनों ने आपस में कटार लगा करके समाप्त कर दिया। इस प्रकार मोहम्मद गोरी को 1192 में पृथ्वीराज चौहान को उसने हरा करके और अफगान ले लिया, लेकिन अफगान में भी पृथ्वीराज चौहान ने अपना शासन स्थापित कर दिया। तो कुल मिलाकर के हमने अभी ये समझा है कि कोई लोग आक्रमण दूसरे राज्य पर इसलिए करते थे कि मेरी धन मेरी शक्ति बढ़े, इसलिए राज्य का विस्तार करते थे। तो हम कुछ बाहरी आक्रमणकारी के बारे में भी बोला और कुछ भारत के आक्रमणकारियों के बारे में भी बात की। अब हम पढ़ेंगे दक्षिण के अंदर एक चोल वंश हुआ है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो आपको ध्यान होगा कावेरी जो नदी है तमिलनाडु के पास में, कावेरी नदी का डेल्टा, ये नदी का अंतिम मुहाना जो समुद्र में नदी गिरती है तो विभिन्न धाराओं में वितरित हो जाती है, उसको डेल्टा बोलते हैं। उस डेल्टा के भूभाग में और एक मोट्रियार करके एक परिवार था, उसका शासन था। मोट्रियार एक परिवार का मुखिया था, उसकी शासन व्यवस्था वहाँ थी वो डेल्टा भागों के अंदर। और ये जो डेल्टा भाग है ये कांचीपुरम जो है स्थान है तमिलनाडु में, उसमें एक पाल वंश का राज्य था, उसके अंडर में ये काम करते हैं, यानी उसके मातहत थे, सामंत थे। तो ऐसे ही मोट्रियार थे। लेकिन उसके पास में एक उरियार हुए, चोल वंश में एक उरियार हुए थे प्रारंभ में। उरियार में एक विजयालय हुआ था, उस विजयालय ने उस मोटियार जो थे कावेरी डेल्टा पर शासन करते थे उनको हरा करके अपना राज्य स्थापित कर दिया। तो उरियार इन चोल वंश का है। विजयालय ये एक व्यक्ति था जिसने मोटियार जो परिवार था जिसका शासन चलता था कावेरी डेल्टा पर, उसको हरा करके अपना राज्य स्थापित कर दिया। और वहाँ पर उसने एक बहुत बड़ा शहर बसाया विजयालय ने, जो तंजावुर शहर कहलाया, बहुत प्रसिद्ध शहर है। ऐसे ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया, निशुंभ सुदिनी देवी का मंदिर। तो ये विजयालय ने इस प्रकार और पाल वंश से अपना राज्य लेकर के चोल वंश का एक साम्राज्य स्थापित किया। फिर बाद में विजयालय के बाद में उसके उत्तराधिकारियों ने उसके राज्य को और विस्तार किया। वे क्षेत्रफल में भी बढ़ते गए और ताकत में भी बढ़ते गए। दक्षिण और उत्तर में पांड्यन और पल्लव ये दो प्रकार के राज्य थे। पांड्यन केरल जो वर्तमान में वहाँ पर था, और पल्लव थे ये तमिलनाडु उड़ीसा में इधर की ओर थे। इन दोनों को हरा करके और उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की। तो चोल वंश में एक राजा हुआ है राज प्रथम, जो बहुत बड़ा सर्वोच्च शक्तिशाली शासक था। और उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया और अपने राज्य का एक प्रशासन भी पुनर्गठित किया। राज्य की शासन व्यवस्था कैसे हो इसके लिए उन्होंने व्यवस्था की। तो सबसे सर्वोच्च शासक हुई रहा है तो राज प्रथम रहा है। इसके बाद में चोल वंश में एक और उसका बेटा बनाया राजेंद्र प्रथम। वो भी राज प्रथम की नीतियों को उसने आगे बढ़ाया, अपने राज्य का विस्तार किया। और उसने अपने राज्य का विस्तार उत्तर में गंगा नदी को पार करके किया। उत्तर भारत में गंगा नदी तक वो बिहार तक अपने राज्य को लेकर चला गया। इसलिए उनको चोल वंश में गंगे कौंड इसकी उपाधि दी गई। गंगे कौंड का मतलब है जिस राजा ने अपने राज्य की सीमा गंगा नदी से पार कर दी। तो ये चोल वंश में शासक था राजेंद्र प्रथम, जिनको गंगे कौंड की उपाधि दी। फिर इसने दक्षिण भारत में श्रीलंका, दक्षिणी पूर्वी एशिया के छोटे छोटे द्वीप थे, उसको भी इसने अपने कब्जे में लिया। दक्षिण पूर्वी एशिया देशों में जाना था, उसके पास में जल सेना थी। तो जल सेना के बहुत बड़े उदाहरण जहाज, बेड़े, बंदरगाह ये सब उस समय विकसित थे। तो ऐसे दक्षिण भारत में एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली राजवंश पैदा हुआ चोल वंश, जिसके पहले राजा प्रथम राजेंद्र राज प्रथम और फिर दूसरा उनका बेटा था राजेंद्र प्रथम। ये दो शक्तिशाली शासक हुए। तो आज हमने कोई
राजा युद्ध क्यों करता है, अपने राज्य का विस्तार क्यों करता था, और दक्षिण भारत में चोल राज्य की स्थापना कैसे हुई, इसके बारे में समझा। अब इसके संबंध में कुछ प्रश्न दिए हुए हैं साथ, वो प्रश्न आप इन PDF को, इन बिंदुओं को देख करके आराम से उत्तर लिख सकते हैं बिना देखे। तो इसलिए इसको ठीक से सुनना, समझना, नहीं तो PDF में सब ये पाठ्य के जो बिंदु है वो लिखे हुए हैं, उसको देख करके भी आप काम कर सकते हैं। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय भारत।